कर रहे होंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर की, जिसको हमने 11th में पढ़ा था। हम यहाँ पर एक रिकैप कर रहे होंगे। अगर कोई यहाँ पे 11th का बच्चा भी देख रहा है तो उसको भी ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं, क्योंकि मैंने हर बेसिक कॉन्सेप्ट को, हर बेसिक टर्म्स को बहुत ही ईजिली यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों में ऑर्गेनिक को लेकर थोड़ा खौफ रहता है कि इनके मैकेनिज्म हमें याद नहीं हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, हम सर रिएक्शंस को कैसे याद करें। हम पूरी कोशिश लगाएंगे, पूरा जोर लगा देंगे आपको याद कराने में। हर बेसिक कॉन्सेप्ट, हर बेसिक टर्म्स आपको याद होगा अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं जिस सीक्वेंस में मैंने रिकैप कराया हुआ है और जिस सीक्वेंस में मैं आपको 12th वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ भी ना आता हो ना, कोई समस्या की बात नहीं है। अब लौटते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो का मतलब हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन की बात की जा रही है। इसका मतलब एक ऐसा कंपाउंड जहां पर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें एल्केन के बारे में पढ़ना होता है, एल्कीन के बारे में पढ़ना होता है, एल्काइन के बारे में पढ़ना होता है और बेंजीन के बारे में पढ़ना होता है। एल्केन क्या होता है? एल्केन वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होंगे, वहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्केन बोल रहे होंगे। एग्जांपल के तौर पे आप इथेन ले सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर जितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं वो सब क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड हैं। अब एग्जांपल लेंगे हम एल्कीन का। एल्कीन का अगर हम एग्जांपल लें तो हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। मैं यहाँ पर सबसे बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूँ। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जो आपको ये रेड कलर का बॉन्ड दिख रहा है, ये मान लीजिए अगर पाई बॉन्ड है तो ये ब्लैक वाला बॉन्ड क्या होगा? वो सिग्मा बॉन्ड होगा। इसका मतलब हुआ एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो दूसरा क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। लेकिन अल्काइन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, जिसमें से 2 जो है पाई बॉन्ड होते हैं और एक जो है सिग्मा बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पर जो कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, उसमें से एक सिग्मा होगा तो 2 क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। बेंजीन से तो आप परिचित होंगे। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। इसको बनाते कैसे हैं वो भी देख चुके हैं हम कि 6 मेंबर रिंग बनाना है, उसके बीच में एक सर्कल बना दो। इसका मतलब क्या है कि एक 6 मेंबर रिंग के अंदर हमें 3 पाई बॉन्ड बनाने हैं और वो क्या होते हैं? पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं। अब हम चैप्टर के रिएक्शन वाले पार्ट पर आते हैं। यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ एडिशन रिएक्शन से। ये एडिशन रिएक्शन हमें एल्कीन और एल्काइन में देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये बेंजीन में रिएक्शन नहीं होती, तो मैं मेनली शुरुआत कर रहा हूं एल्कीन और एल्काइन से। एडिशन रिएक्शन को हम एग्जांपल से समझेंगे। एडिशन रिएक्शन में एडिशन शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ रिएजेंट के पार्ट ला करके लगाने पड़ेंगे। तो चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इथीन है, तो इथीन का मतलब क्या हुआ कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, उस पर हमने एडिशन करवा दिया X सिंगल बॉन्ड Y का। अगर ये XY जो है इस इथीन पर जाकर कनेक्ट होगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा देख लीजिए। इस इथीन से हम क्या करेंगे, जो आपको ये रेड कलर का पाई बॉन्ड दिख रहा है वो प्रोडक्ट बनाते वक्त आप हटा दीजिए, तो कार्बन की एक एक वैलेंसी खुल जाएगी। अगर वैलेंसी खुल जाएगी तो उस समय हमें एक कार्बन से X जोड़ना है और दूसरे कार्बन से हमें Y जोड़ देना है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि एडिशन रिएक्शन के अंदर हम पाई बॉन्ड तोड़ते हैं और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और उसी 2 नए सिग्मा बॉन्ड से जो हमारा रिएजेंट रहता है उसके 2 पार्ट ला करके जोड़ देते हैं। आपके एनसीईआरटी में एडिशन रिएक्शन के अंदर 5H रिएक्शन की बात की जाती है। यहाँ पे 5H रिएक्शन का मतलब है कि ऐसे 5 रिएक्शन की चर्चा की जाती है जिसके नाम की शुरुआत H से होती है। चलिए पहला देख लेते हैं। पहला है हाइड्रोजनेशन, दूसरा है हेलोजनेशन, तीसरा है हाइड्रोहेलोजनेशन, चौथा है हाइड्रेशन और पांचवा है हाइड्रोक्सिलेशन। यहाँ पर ये 5 नाम आप देख रहे होंगे जिसकी शुरुआत में आपको H दिख रहा होगा। तो चलिए एक एक करके इनके नाम का मतलब समझ लेते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन कहने का मतलब है कि हम H2 के ऐड करने की बात कर रहे हैं। H2 को हम कैसे लिखेंगे? H सिंगल बॉन्ड H। तो इस तरीके से जो एक H होगा वो X का काम कर लेगा और जो दूसरा H है वो Y का काम कर लेगा। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर ये जैसे हमने XY ऐड किया था उसी तरीके से हम H और H को ला करके ऐड कर देंगे, तो हमें X की जगह पर एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और Y की जगह पर दूसरा हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो हम ये रिएक्शन देख रहे हैं वो रिएक्शन हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन कही जाएगी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो कि है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। नाम में भी देखिए हेलो लिखा हुआ है, तो एडिशन ऑफ हेलोजन की हम यहाँ पे बात करेंगे। हेलोजन क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, तो वो किस फॉर्म में रहते हैं? डायटोमिक फॉर्म में रहेंगे, तो लिखा कैसे जाएगा? Cl2 या Br2 टाइप लिखा जाएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि X की जगह पर हम क्या ले सकते हैं? मान लीजिए ब्रोमीन ले लिया, Y की जगह पर दूसरा वाला ब्रोमीन ले लिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन करवा रहे हैं। ब्रोमीन का एडिशन करवाने में हमें वही करना है कि भैया देखो इथीन का हम पाई बॉन्ड हटा देंगे, उसमें से एक कार्बन पर हम लाके ब्रोमीन लगाएंगे और दूसरे वाले कार्बन पे भी हम ब्रोमीन ला करके लगा देंगे। इस तरीके से हम बोलेंगे कि जो रिएक्शन हम देख रहे हैं ये एक ब्रोमिनेशन रिएक्शन है।
इसी को जनरली हैलोजनेशन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, एक हैलोजन है। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है हाइड्रो हैलोजनेशन। नाम में मतलब समझिए, यहाँ पे जो हाइड्रो लिखा गया है उसका मतलब हाइड्रोजन से है और आगे हैलोजनेशन लिखा ही गया है, इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो हाइड्रोजन और हैलोजन कहाँ रहते हैं, HX के फॉर्म में रहते हैं। अगर हाइड्रोजन और हैलोजन को एक साथ लिखें तो हम क्या लिखेंगे, HX लिखेंगे। और HX का एग्जाम्पल क्या बना सकते हो, HBr, HCl, HI, HF टाइप। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें HBr ऐड करना हो तो हमें X की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और Y की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, ब्रोमीन लेना पड़ेगा। सेम कहानी हमें दोबारा दोहरानी है कि हमारे पास जो ईथीन है उसका हमें पाई बॉन्ड हटाना है, एक कार्बन पर हमें हाइड्रोजन लगाना है और दूसरे वाले कार्बन पे हमें ब्रोमीन लगाना है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो इसको हम हाइड्रोब्रोमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, एक हैलोजन है, इस वजह से इसको हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन बोला जा सकता है। अब हम फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब तो हमें समझ में आता है कि भैया अगर हम कहीं पर पानी ऐड कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन करवा रहे हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर हमें पानी ऐड करना है और वाटर को कैसे लिखेंगे, HOH के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर H को हम X मान लेते हैं और OH को हम अगर Y मान लें, और इथीन पर हम इसका अगर एडिशन करवाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वही हमें पाई बॉन्ड हटाना है और X की जगह पर हम क्या लिखेंगे, H लिखेंगे और Y की जगह पर हम OH लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक OH जाकर के लग जाएगा। तो इस तरीके से इस रिएक्शन के अंदर हमने वाटर जाकर के ऐड कर दिया, इस वजह से इसको हाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। फिफ्थ रिएक्शन की बात करते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। तो पहले समझ में आना चाहिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या होता है। हम OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, इस वजह से हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हो जाएगा एडिशन ऑफ OH ग्रुप। अगर हमें 2 OH ग्रुप ऐड करने हैं तो हम X की जगह पर OH ले लेते हैं और Y की जगह पर भी OH ले लेते हैं। और अगर हमें इसे इथीन पर ऐड करवाना हो तो हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को हटाएंगे और X की जगह पर OH लगाएंगे और Y की जगह पर भी OH लगा देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमने एडिशन रिएक्शन के अंदर आने वाली पांचों रिएक्शन को समझ लिया है, याद कर लिया है, लेकिन इसको विस्तार से हम चर्चा करेंगे ताकि हमें इनके अंदर की बातें समझ में आ पाएं। अब हमें बात करनी है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की। हाइड्रोजनेशन का मतलब तो हम समझ चुके हैं, मतलब कि H2 मॉलिक्यूल हमें ऐड कराना होता है अपने रिएक्टेंट के अंदर, और इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होता है वो या तो एल्कीन होगा या तो एल्काइन होगा। एल्कीन और एल्काइन पर हम H2 ऐड करा करके क्या बनाते हैं, फाइनली एल्केन बनाते हैं। लेकिन ये रिएक्शन जो है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, ये अपने आप नहीं हो जाती। ऐसा नहीं हो सकता कि एल्कीन लिया और उसमें H2 गैस पास कर दिया और वो एल्केन बन गया, ऐसा नहीं होता। इस रिएक्शन को करवाने के लिए एल्कीन या एल्काइन को प्लैटिनम, निकेल या पैलेडियम में से कोई सा भी आप कैटलिस्ट लें और उस पर H2 गैस जब पास कराएंगे तब जाकर के हमें एल्केन मिलता है। यहाँ पर ये 3 कैटलिस्ट याद रखेंगे, प्लैटिनम, निकेल या पैलेडियम। इनके साथ अगर कभी भी आपको H2 दिख जाए और उसके सामने एल्कीन लिखा हो तो उसको क्या बना दीजिए, एल्केन बना दीजिए। अगर सामने रिएक्टेंट में एल्काइन लिखा है तो उसको क्या बना दीजिए, एल्केन बना दीजिए। एल्कीन से एल्केन बनाने के प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पर एल्कीन से एल्केन बनाना बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल में हम देखें, ईथीन लिया हमने, यहाँ पर प्लैटिनम H2 लिखा हुआ है। जब ये रिएक्शन करता है तो हमें यहाँ पर ईथेन मिलता है एज अ प्रोडक्ट। हमने लिया क्या था, ईथीन, हमें प्रोडक्ट में क्या मिल गया, ईथेन, और ईथेन है क्या, एल्केन है। देखिए हमने यहाँ पर किया क्या, ये वाला पाई बॉन्ड हटा दिया, उस पाई बॉन्ड को हटा करके 2 नए सिग्मा बॉन्ड लगा दिए कार्बन के ऊपर, और उस कार्बन से हमने हाइड्रोजन को क्या किया, कनेक्ट कर दिया है। अब हम एग्जांपल लेंगे एल्काइन से एल्केन कैसे बनाएंगे। एल्काइन के बीच में क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो हम दोनों पाई बॉन्ड को हटा करके H2 ऐड कराएंगे। तो इस बार हमें एक कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो अगर एक कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो इस तरीके से हमें टोटल 4 नए सिग्मा बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और उस पर एक एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो 4 हाइड्रोजन लगाने का मतलब हुआ कि हमें 2 मोल क्या चाहिए, H2 चाहिए, अगर हम किसी एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। और यहाँ पर कैटलिस्ट में आपको निकल भी दिया जा सकता है, प्लैटिनम भी दिया जा सकता है या पैलेडियम भी दिया जा सकता है। एल्काइन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें लिखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस आगे लिखा है H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। क्या करना है हमें इस एल्काइन से ये दोनों पाई बॉन्ड हटाने और उसकी जगह पर हाइड्रोजन लाके लगा देना है। देखो भाई यहाँ पे सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड था और 2 क्या था, पाई बॉन्ड। दोनों पाई बॉन्ड को हटाओगे तो एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इस वजह से यहाँ पे 2 बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, CH3। तो इस एल्काइन का हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा, जो कि होगा CH3 CH2 CH3। हाइड्रोजनेशन की इसी रिएक्शन को अगर हम बेंजीन पर कराते हैं उसी टेम्परेचर पर तो ये रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो हमारी रिएक्शन हो जाती है। बेंजीन के अंदर आपको क्या दिखता है, 3 पाई बॉन्ड दिखता है, तो तीनों पाई बॉन्ड को आप हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, फाइनली यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन का हाइड्रोजनेशन जब करवाया जाता है तो हमें साइक्लोहेक्सेन मिलता है। अब हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में सीख लेते हैं। इस रिएक्शन में हमने देखा कि प्लैटिनम, निकेल या पैलेडियम हमें लेना पड़ता है। यहाँ पर रिएक्शन के अंदर मान लीजिए हमने प्लैटिनम ले रखा है, तो उस प्लैटिनम के सरफेस पर H2 गैस आकर के उसके
ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। एक्चुअली जो ये एडजॉर्प्शन होता है ये केमिजॉर्प्शन है। तो यहाँ पर प्लैटिनम और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन के बीच का जो अपना बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। जब ये दोनों हाइड्रोजन प्लैटिनम की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं तो उसकी तरफ मान लीजिए एल्कीन बढ़ता हुआ आएगा। तो जब एल्कीन आएगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, एक इंट्रैक्शन आएगा, तो इस वजह से इनके बीच में बॉन्ड बनने लग जाएगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो ये पाई बॉन्ड होता है वो टूटने लग जाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक परफेक्ट बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है प्लैटिनम की सरफेस को छोड़ देगा, क्योंकि भाई हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। इस वजह से हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन के साथ चला जाता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, CH3 और CH3 मिल रहा होता है। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन का मतलब हम समझ चुके हैं कि एडिशन ऑफ हेलोजन। इसका मतलब एल्कीन या एल्काइन पर हमें X2 ऐड कराना होगा। यहाँ पर X2 का मतलब हो गया Cl2, Br2, I2 टाइप, ठीक है। लेकिन मेनली हम यहाँ पर Br2 और Cl2 की ही बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ब्रोमिनेशन रिएक्शन ले लेते हैं। ब्रोमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम ईथीन लेते हैं और ईथीन में डाल देते हैं ब्रोमीन और CCl4 को। ब्रोमिनेशन कराने के लिए हम सॉल्वेंट चुनते हैं CCl4 और इसी CCl4 में हम पहले ब्रोमीन मिलाते हैं। जब हम ब्रोमीन को CCl4 में मिलाते हैं तो जो हमें सोल्यूशन मिलता है उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है। और उसी रेडिश ब्राउन कलर में अगर हम ईथीन मिला देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो रेडिश ब्राउन कलर था वो डिसअपीयर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। अगर वहाँ पर ये कलर गायब हो रहा है इसका ये मतलब है कि यहाँ पर रिएक्शन तो हुई है। इस रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा पाई बॉन्ड होता है ईथीन के पास, वो पाई बॉन्ड हट जाता है, टूट जाता है और उसकी जगह पर दो नए सिग्मा बॉन्ड आते हैं और दोनों नए सिग्मा बॉन्ड पर ब्रोमीन और ब्रोमीन जाकर के जुड़ जाएंगे। ब्रोमीन के रेडिश ब्राउन कलर के गायब होने की बात जो है हमें एल्काइन के अंदर भी देखने को मिलता है। अब किसी एल्काइन में अगर हम ब्रोमीन CCl4 डालेंगे तो होता क्या है कि उसका कलर जो है डिसअपीयर हो जाता है। अगर कलर डिसअपीयर हुआ इसका मतलब रिएक्शन हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो दो पाई बॉन्ड होते हैं वो दोनों पाई बॉन्ड टूट जाते हैं और उन दोनों पाई बॉन्ड की जगह पर सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। तो एक कार्बन पर दो नए सिग्मा बॉन्ड आएंगे तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। ब्रोमीन और CCl4 के रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन के अंदर अगर हम ईथेन गैस पास करवा दें तो वहां पर रेडिश ब्राउन कलर गायब नहीं होता है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तभी वहां से रेडिश ब्राउन कलर गायब होगा, क्योंकि एल्केन के अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, इसी वजह से वहां पर रेडिश ब्राउन कलर गायब नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एल्केन पर कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड है ही नहीं। इस पूरी कथा कहानी को मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा या पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको पता करने के लिए हम उसमें क्या डाल देंगे, ब्रोमीन CCl4 डाल देंगे। अगर वहां पे कलर गायब होता है इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, और अगर कलर गायब नहीं होता है तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वो हाइड्रोकार्बन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब वो एल्केन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है हाइड्रोहेलोजनेशन। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड कराना है एल्कीन पर या एल्काइन पर। हाइड्रोहेलोजनेशन को समझाने के लिए मैं सिमेट्रिकल एल्कीन लेकर के शुरुआत कर रहा हूं जो कि है ईथीन। यहाँ पर मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन बोला, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में आपको ये दो बॉन्ड दिख रहे हैं उसके बीच में आप एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। अगर वर्टिकल लाइन के लेफ्ट और राइट में आपको सेम चीजें दिख रही हैं इसका मतलब वो एल्कीन कैसा है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। इस सिमेट्रिकल एल्कीन पर जब HBr हम ऐड करवाते हैं तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हमें CH3 CH2Br मिल जाता है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड को हमने यहाँ पे रेड कलर से दिखा रखा है, उस पर दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। जब इस एल्कीन के सामने एक H+ आता है इसका मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो ये एल्कीन अपने आप को प्रिपेयर करता है H+ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो प्रिपरेशन में वो क्या करता है, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा करके एक कार्बन पे ला के रख देगा। अगर एक कार्बन पर रखेगा तो उस कार्बन पर हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है और दूसरे वाले कार्बन पर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है चले गए दूसरे वाले कार्बन पर, इस वजह से इस वाले कार्बन पर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। अभी हमने H+ की बात की थी, तो आखिरकार ये जो हमारा H+ होता है वो आता कहाँ से। देखो भाई हमारा जो HBr होता है ना वो क्या होता है, एक एसिड होता है और एसिड का काम क्या होता है H+ देने का। तो इस वजह से सॉल्यूशन के अंदर H+ प्रेजेंट होगा। एल्कीन के इस आयनिक स्ट्रक्चर में हमें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज जाएगा और H+ को अपनी तरफ बुलाएगा। तो वो H+ को अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो H+ अगर इलेक्ट्रॉन पाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड दिखता है। दूसरे वाले कार्बन पे तो अभी तक कुछ किया नहीं था, इस वजह से वो क्या रहेगा, CH2+ के फॉर्म में रहेगा। अब
तक हमने HBr में से H+ यूज कर लिया है, बचा क्या है Br नेगेटिव, तो वो Br नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा। तो इस वजह से हमें ब्रोमीन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया तो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और कार्बन और ब्रोमीन के बीच में आपको यहाँ पर एक बॉन्ड बनता हुआ भी दिखेगा। अभी जो हमने चर्चा की वो सिमेट्रिकल एल्कीन की चर्चा थी। सिमेट्रिकल एल्कीन में तो दोनों कार्बन कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो आप किसी पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हो और किसी पर भी ब्रोमीन लगा सकते हो, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखो हम इसको पहले समझाते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल क्यों है। मैंने आपको क्या बोला था कि अनसिमेट्रिकल को पता करने के लिए जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में ये दो बॉन्ड दिखे वहां पर आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है। उस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में हमें क्या दिख रहा है, CH3, लेकिन दूसरे वाले साइड में हमें CH3 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में 3 कार्बन और मैं तीनों कार्बन का कुछ नाम रख देता हूं। इस कार्बन को मैं A बोल देता हूं, इस कार्बन को मैं B कार्बन बोल देता हूं और इस कार्बन को मैं C कार्बन बोल दे रहा हूं। इस एल्कीन में जब हम HBr ऐड करते हैं तो पहले वाले प्रोडक्ट के अंदर A कार्बन पर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया और B वाले कार्बन पर हमने ब्रोमीन ऐड कर दिया, और दूसरे वाले प्रोडक्ट के अंदर हमने A वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगा दिया और B वाले कार्बन पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट के अंदर ये देखा जाता है कि 1 और 2 का जो एक्सटेंट होता है हमारे प्रोडक्ट का वो दोनों सेम नहीं होता, मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है सेम नहीं होता। एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होती है। अब ये सवाल आता है कि हम कैसे पता करेंगे कौन सा इसमें से मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। इस समस्या का सॉल्यूशन देते हैं व्लादिमीर मार्कोनिकॉव, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एल्कीन से रिलेटेड, एल्काइन से रिलेटेड, और उन्होंने ये बोला कि किसी भी एल्कीन और एल्काइन से हो रहे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल या H+ वहाँ जाना चाहेगा जहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन नंबर पहले से ज़्यादा होंगे। उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ करके बता देता हूँ। इन रिएक्शन बिटवीन HX एंड एल्कीन और एल्काइन, H+ गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ एल्कीन और एल्काइन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ कि H+ वहीं जाना चाहेगा जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होंगे। इस पूरे रूल को आप सिर्फ एक लाइन से याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उसी की तरफ हाइड्रोजन जाना चाहेगा, मतलब H+ वहाँ पर जाना चाहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा ये रिएक्टेंट एल्कीन है इसमें किस कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा है। तो एल्कीन वाले कौन कौन से कार्बन है यहाँ पर, A और B। A के पास 2 हाइड्रोजन है और B के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि A के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। इस वजह से मेजर प्रोडक्ट वो होगा जहाँ पर आपका हाइड्रोजन इस A वाले कार्बन पर आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नंबर 1 वाला जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव। इस वजह से इस मेजर प्रोडक्ट को मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट भी बोला जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है जिसमें हमने मार्कोनिकॉव के रूल को फॉलो नहीं किया, उसका जस्ट उल्टा कर दिया कि हमने हाइड्रोजन वहां लगा दिया जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम था। इस वजह से इस सेकंड वाले माइनर प्रोडक्ट को हम एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाते वक्त हमने मार्कोनिकॉव की नहीं सुनी, हमने जस्ट उसका उल्टा किया। इस वजह से इस प्रोडक्ट को एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बोलते हैं। व्लादिमीर मार्कोनिकॉव ने बहुत सारे रिएक्शन करके ये ऑब्जर्वेशन दिया था। क्योंकि ये जो रूल है वो ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट है, उन्होंने कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं दिया, कोई कंक्रीट मैकेनिज्म नहीं बताई। इस वजह से हम ये बोलेंगे जो हमारा मार्कोनिकॉव रूल है ये एक इंपेरिकल रूल है, ये एक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड रूल है। उस समय मार्कोनिकॉव को इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पता था। क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में हमें मैकेनिज्म जानना जरूरी है कि आखिरकार ये रिएक्शन क्यों हो रही है, इसके बारे में हमें समझ में आना जरूरी है, तभी हम उस रिएक्शन के कोर पॉइंट को पकड़ पाएंगे, एक बेसिक पॉइंट को पकड़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। यहाँ पर एक कार्बन A है, दूसरा B है और तीसरा वाला C कार्बन है। यहाँ पर अगर HBr सामने आता है, HBr हमें क्या देगा, H+ देगा, और ये H+ जो है एक इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल किसी पाई बॉन्ड रखने वाले सिस्टम के पास जाता है तो वो पाई बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा। पाई बॉन्ड के पोलराइज होने का 2 तरीका हो सकता है कि वो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा करके A कार्बन पर डाल दे या दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा करके B कार्बन पर डाल दे। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा करके वो A कार्बन पर डालता है तो हमें ये सिस्टम मिलेगा जिसमें इस वाले कार्बन के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा और इस वाले कार्बन पर हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आगे चला गया था इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिला। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन B कार्बन पर जाएंगे तो B कार्बन पर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और A कार्बन पर हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब क्योंकि
इस सिस्टम के आगे क्योंकि H प्लस प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज जाएगा H प्लस के पास। अगर नेगेटिव चार्ज H प्लस के पास जाएगा तो हाइड्रोजन को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमारे इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में हमें यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड मिलता हुआ दिखेगा। सिमिलरली हम इस सिस्टम की बात कर सकते हैं कि यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो H प्लस की तरफ बढ़ेगा। अगर वो H प्लस की तरफ जाएगा तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमें यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा। हाइड्रोजन ऐड होने के बाद जो हमारा ये सिस्टम मिलता है, इस सिस्टम के बी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और बी कार्बन पर क्योंकि 2 कार्बन लगे हुए हैं इस वजह से हम इसको 2 डिग्री कार्बोकैटायन बोल रहे होंगे। और इस तरफ हमें यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा क्योंकि जो हमारा ए कार्बन है उससे सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड है, बाकी 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से इस पूरे सिस्टम को हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोल रहे होंगे। और हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ाते वक्त ये बोला था कि हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि जो हमारा ये सिस्टम है ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम। HBr में से हाइड्रोजन तो हमने ऐड करा लिया है। अब हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट है वो ब्रोमीन नेगेटिव है। ये ब्रोमीन नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन या ये नेगेटिव चार्ज जब C+ के पास जाता है तो वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमें यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनते हुए दिखता है। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट नंबर 1 मिल जाता है जिसमें B कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और A कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। वही प्रोसेस अगर हम यहाँ करवाएं तो हमें ए कार्बन पर क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन मिल जाएगा और बी कार्बन पर हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सेकंड नंबर वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है या फर्स्ट नंबर वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है। तो इसका जवाब हम देते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से। अभी हमने देखा था कि ये कार्बोकैटायन स्टेबल है। अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल, अगर ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है तो जो हमारा ये वाला पाथ होगा वो जल्दी जल्दी आगे आएगा, मतलब हमारे इस रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। अगर इस रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी तो इस वाले का प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा पहला वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और यही बात मार्कोनिकॉफ ने भी बोली थी कि जो हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है वो ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि हाइड्रोजन वहीं जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है और यहाँ पर वही हो भी रहा है। इस वजह से जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो एक मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है और दूसरा वाला क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। अक्सर हमारे पेपर में मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो अभी हमने जो एल्कीन पढ़ा उसमें हम अगर HBr ऐड कराएंगे तो हम वहाँ पर सिर्फ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट को कमेंट करेंगे। मान लीजिए इसी एल्कीन पर हमने HCl ऐड कर दिया तो जहाँ पर ब्रोमीन होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट। तो चलिए समझते हैं कि पेरोक्साइड इफेक्ट होता क्या है या खरास इफेक्ट क्या होता है। खरास एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर ये खरास इफेक्ट बोला जाता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एल्कीन, अगर हमने उस पर HBr ऐड करवाया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बोला कि HBr के साथ तो रिएक्शन करवा रहे हैं लेकिन वहां पर हमने प्रेजेंस किसका रखा हुआ है, पेरोक्साइड का। तो जो हमारा HBr अब तक मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता था वो अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करने लग जाता है जब HBr के साथ पर ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन को वहां लेकर के जाएंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे। तो इस CH पर क्या है, एक हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन को क्या करना है, यहीं पर लाके लगा देना है। तो हमें इस तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिल जाता है जब HBr ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब किसी स्ट्रक्चर को देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि वो परऑक्साइड है या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कहीं पर अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड दिखता है तो इसका मतलब वो एक परऑक्साइड है। अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो, इस तरफ एक हाइड्रोजन लगा दो तो क्या बन जाएगा, ये H2O2 बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के किनारे किनारे अगर ये CO और बेंजीन लगा दिया जाए तो ये जो सिस्टम बना वो भी क्या होगा, एक परऑक्साइड होगा। यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखिएगा, ये जो परऑक्साइड इफेक्ट है ये सिर्फ HBr के साथ होता है, ना तो ये HCl के साथ होता है, ना तो ये HF के साथ होता है, ना तो ये HI के साथ होता है। ये सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ होता है। तो मान लीजिए कभी आपके पेपर में ये दिया जाए कि हमारे पास ये एल्कीन है और इसकी रिएक्शन करवा दीजिए HCl इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो वहां पर आप गलती से भी एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मत बनाइएगा, क्योंकि HCl के साथ परऑक्साइड कोई काम नहीं करता। वहां पर सिंपली हमें मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एल्कीन को जब हम HCl इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड भी रिएक्शन करवाएं तो हमें वही प्रोडक्ट मिलता है जो पहले विदाउट परऑक्साइड मिला करता था। मार्कोनिकॉफ के इसी रूल को हम एल्काइन पर लगा के देखेंगे। तो पहले मैं एक सिमेट्रिकल एल्काइन ले रहा हूं जहां पर दोनों तरफ हाइड्रोजन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड्स को तोड़ देंगे। कितने पाई बॉन्ड है भाई, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। अगर 2 पाई बॉन्ड हटाओगे तो एक कार्बन पे 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी।
उन दोनों बैलेंसी को भरने के लिए हम क्या करेंगे, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे और दूसरे वाले कार्बन पर 2 ब्रोमीन लगा देंगे। तो इस तरीके से इथाइन से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इस एल्काइन का, जो कि एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। मैं अनसिमेट्रिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे CH3 दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में तो CH3 प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से हम बोलेंगे जो हमारा एल्काइन है वो अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। इस अनसिमेट्रिकल एल्काइन पर जब हम HCl ऐड कराने जाते हैं तो हमें मार्कोनिकॉफ के रूल को लगाना है कि जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहीं पर आप हाइड्रोजन जाकर के ऐड कर दीजिए। लेकिन आपको आप कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे एल्काइन में, 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम उस कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे जहां पर पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था और दूसरे वाले कार्बन पर हम 2 ब्रोमीन ले जाकर के लगा देंगे। तो हमें इस एल्काइन का ये प्रोडक्ट मिल जाता है जब वो HBr के साथ रिएक्शन करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। मतलब हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड कराने के लिए आपको ये 3 रिएजेंट पेपर में देखने को मिलते हैं। पहला रिएजेंट है H+ विद वाटर, मतलब एसिडिफाइड वाटर। मतलब हमने क्या किया, वाटर लिया, उसमें हमने H+ डाल दिया और इसी चीज को मिला के हम क्या बोलते हैं, H3O पॉजिटिव। देखिए ये H+ और ये H2O मिलके क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव। अगला रिएजेंट है डाइल्यूट H2SO4। यहाँ भी मतलब वही है, डाइल्यूट है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर पानी है और H2SO4 वहाँ पे क्या दे रहा होता है, H+ दे रहा होता है, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक एसिड है। तो इन दोनों को मिलाकर के फिर से वही बन जाएगा H2O विद H+। इसको आप H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। आपके पेपर में इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट लिखा जाए वहाँ पर आपको एडिशन ऑफ वाटर कराना है। हमें एल्कीन पर एडिशन ऑफ वाटर करा के देखना है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। इथीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके सामने लिख रखा है हमने H+ विद वाटर। तो वाटर ऐड कराने के लिए हम ये वाला पाई बॉन्ड क्या करेंगे, हटा देंगे। तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे और एक बॉन्ड यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पर हमने H लिख रखा है और यहाँ पर हमने OH लिख रखा है। तो हमने किया क्या, एक पाई बॉन्ड को हटाया, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक पर H लिखा, एक पर OH लिखा। मतलब हमने टोटल क्या किया, वाटर को ऐड करा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इस वाले एल्कीन का, जिसमें लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर डाइल्यूट H2SO4 सामने लिख रखा है, इसका मतलब हमें वाटर ऐड कराना है। अब ध्यान रखिएगा ये वाला जो एल्कीन है ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि इस लाइन के इधर देखिए CH3 दिख रहा है और इधर CH3 नहीं है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हम मार्कोनिकॉफ के स्टेटमेंट को याद रखेंगे कि भाई हमारा जो H+ होता है वो वहीं जाना चाहेगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो देखिए यहाँ पर H2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन नंबर जहां ज्यादा है वहीं पर H+ ला करके लगा दीजिए। तो इस साइड हम क्या लगाएंगे, H लगाएं, तो दूसरी साइड हम क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। इस रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट क्या था, ये हमारा एल्कीन था। इसके सामने जब H+ आता है, और ये H+ कहाँ से आता है, डाइल्यूट H2SO4 में से। H+ को देख करके ये अपने आप को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। कैसे करता है, वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके किसी कार्बन के ऊपर रखता है। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स उठ करके इस वाले कार्बन पे आते हैं, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कार्बन पे हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा। और देखो इस वाले कार्बन का हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन उठा करके आगे कर दिया, इस वजह से हमें इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। एक सिस्टम तो ऐसा बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस वाले कार्बन पे आ जाएं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे तो इस कार्बन पे हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा और इस वाले कार्बन पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब हमें देखना है कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है या ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमें मेनली कार्बोकैटायन पर फोकस रखना चाहिए। देखो भाई यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है ना, उसको 2 कार्बन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वाले कार्बोकैटायन को सिर्फ 1 कार्बन सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से हम बोलेंगे ये जो हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू दिस 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को कमेंट किया है, इस वजह से हम लेस स्टेबल सिस्टम को छोड़ देते हैं। यहीं पर हम सिर्फ मोर स्टेबल सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिस्टम मोर स्टेबल क्यों है। देखो भाई जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। और दूसरी बात, ये जो हमारा एनायन है वो कैसा है, 1 डिग्री है। तो एक बात याद रखिएगा कि हमेशा आपको कार्बेनायन की डिग्री क्या करनी है, कम रखनी है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकैटायन, और वो चीज़ हमें यहाँ पर मिल रही है। इस वजह से हम बोलेंगे कि हमारा जो ये सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल सिस्टम से ही रिएक्शन गुजर करके जाती है। इस सिस्टम में हमारा जो ये नेगेटिव चार्ज है वो H+ को अपनी तरफ बुलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H+ को देगा। ध्यान रखना, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसको, H+ को, तो H+ जो है इलेक्ट्रॉन को ले करके न्यूट्रल हाइड्रोजन बन जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमें एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, और इस वाले CH+ को हम वैसा ही यहाँ पर लिख देंगे।
अब आगे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के नाम पर क्या प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है। ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो उसमें से एक लोन पेयर जो है इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा, क्योंकि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और रिएक्शन के बीच में यही करना होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कम की तरफ जाता है। जब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन को एक पॉजिटिव चार्ज झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। तो इस तरीके से हमें ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज था हमने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये जैसे ही बनता है तुरंत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाना ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो नहीं करता, इस वजह से वो दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच करके अपने ऊपर ले लेगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पा करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने न्यूट्रल ऑक्सीजन बना रखा है, क्योंकि इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, इस वजह से ये H+ के फॉर्म में निकल करके सोल्यूशन में आ जाएगा। फाइनली हमें ये आंसर मिल जाएगा, जिसमें हमें इस वाले कार्बन पर OH ग्रुप मिलेगा। अब हमें हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पढ़ना है, तो इसका मतलब हमें एल्काइन पर वाटर का एडिशन करवाना है। उसके लिए हमें रिएजेंट लेना पड़ता है HgSO4 विद H2SO4। याद रख लीजिए इसको, HgSO4 विद H2SO4। अगर HgSO4 को कभी कभी HgSO4 ना लिख करके वो क्या लिखते हैं, Hg2+, और इसके लिए वो लिखते हैं H+। देखो भाई H2SO4 हमें क्या देता है, H+ देता है, और यहाँ से क्या निकलेगा, Hg2+ निकलेगा। इस वजह से कभी कभी यही लिख देते हैं वो पेपर में। अगर आपके पेपर में ये लिखा है तो आपको क्या समझना है, वो क्या है, HgSO4 विद H2SO4 है। यहाँ पर एल्काइन का हमने इथाइन एक एग्जांपल ले रखा है, जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों किनारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस पर जब हम वाटर को ऐड कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, होता क्या है, यहाँ का एक पाई बॉन्ड जो होता है वो हट जाता है और उसकी जगह पर एक तरफ OH आ जाता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन आ जाता है। अब ये जो चीज़ बनी है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, इस वजह से वो आइसोमेराइज होकर के इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए मैं समझा देता हूँ कि ये आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस हुआ कैसे है। देखो भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड के ऊपर क्या बना हुआ है, OH बना हुआ है। डबल बॉन्ड के लिए हम IUPAC में क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। OH के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। इस वजह से इस सिस्टम को इनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनॉल बोलते हैं। जो इनॉल का सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, वो अपने आप ही कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कीटो फॉर्म का मतलब क्या होता है, C+O का फॉर्म। देखिए ये कीटो फॉर्म मतलब जैसे आपने कीटोन में देखा होगा, तो इस तरीके से जो हमारा इनॉल होता है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। जब इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है तब यहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड उड़ करके कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है, और ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो इस वाले कार्बन पे आ जाता है। वही देखिए यहाँ पे किया गया, ये वाला हाइड्रोजन हमने इस वाले कार्बन पे लगा दिया, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो हमने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ला करके लगा दिया। तो इस तरीके से हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि होता है CH3C+OH। मतलब ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। मतलब कि इथाइन का जब हम हाइड्रेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस एल्काइन का, जो कि अनसिमेट्रिकल है। देखिए इधर CH3 है लेकिन इधर क्या है, हाइड्रोजन दिख रहा है। इस अनसिमेट्रिकल एल्काइन पर जब हम वाटर ऐड कराते हैं इस रिएजेंट के प्रेजेंस में, तब हमें मार्कोनिकॉफ रूल देखना पड़ता है। मार्कोनिकॉफ में बोला गया था जहां पर हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा होंगे वहीं पर दूसरा वाला हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा। तो जहां पर हाइड्रोजन था वहीं पर हमने दूसरा वाला भी हाइड्रोजन लगा दिया, और जिस कार्बन पे पहले हाइड्रोजन नहीं था, जहां पर CH3 प्रेजेंट था, उस वाले कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में हमने मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया है। सिंपली यहाँ पे भी वही करना है जो हमने ऊपर किया था। यहाँ पर इनॉल फॉर्म को हम कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान क्या रखना पड़ता है, जो यहाँ पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है वो अगले स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दिखना चाहिए, और यहाँ का जो ये हाइड्रोजन होता है वो इस वाले कार्बन पे दिखना चाहिए। तो देखिए जो यहाँ पर हाइड्रोजन था वो हमने यहाँ लगा दिया, और पाई बॉन्ड को उठा करके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डाल दिया। तो इस तरीके से हमें इनॉल फॉर्म का ये वाला कीटो फॉर्म मिल जाता है। अगर आपके पेपर में ये एल्काइन दिया जाता है तो इसका प्रोडक्ट आपको ये बनाना पड़ेगा, जो कि है एसीटोन। तो इस तरीके से यहाँ पर एडिशन रिएक्शन का 4th पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।